हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में हम देखिए इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की हमने जो सीरीज शुरू की है उसका ये चैप्टर 2 है। इसका नाम है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस बताई गई है। तो हम इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत बुक के हिसाब से जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से भी हम इसमें बुक के हिसाब से पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सब में पहले 1934 में एम एन रॉय ने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ये वर्ड कॉइन किया। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, ये वर्ड किसने कॉइन किया? तो उसका आंसर है एम एन रॉय। हमें ये पता होना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, ताकि आपको जो मैं नए वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद क्या था? एम एन रॉय ने जैसे ही कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होनी चाहिए, वर्ड कॉइन किया, तो उसके एक साल बाद ही 1935 में हमारे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करने लगे। इसके बाद हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू क्यों पीछे रह जाए? तो उन्होंने भी देखिए क्या कहा, द कॉन्स्टिट्यूएंट Constitution of Free India must be framed without outside interference by Constituent Assembly elected on the basis of adult franchise 1938। तो ये इनका स्टेटमेंट था। तो सबने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इम्पोर्टेंट दिया। तो इसके बाद नवंबर 1946 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म हो गई। ठीक है, उसकी हम कंपोजिशन देखते हैं। तो बुक के अंदर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके बताया गया है, तो आपको थोड़ा सिंपल करके बताता हूँ। तो इसकी देखिए टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो थी 389। उसमें से ब्रिटिश इंडिया के जो लोग थे वो 296 थे और प्रिंसली स्टेट के 93 थे। प्रिंसली स्टेट मतलब देखिए उस टाइम क्या था कि हमारे इंडिया के अंदर कुछ ऐसे हम कहेंगे कि स्टेट थे जिस पे ब्रिटिश का राज था। ठीक है, और कुछ ऐसे स्टेट थे जहाँ पे ब्रिटिश का तो राज था, ठीक है, मगर उसका एक्चुअली कुछ किंग भी थे, कुछ राजा भी थे जो वहाँ राज करते थे और इनको कुछ टैक्स देते थे। तो डायरेक्टली ब्रिटिश का ना राज ना होते हुए प्रिंसली स्टेट के थ्रू वो ब्रिटिश राज करते थे, तो उसे प्रिंसली स्टेट कहते थे। अब इसमें से जो ब्रिटिश इंडिया के 296 जो लोग थे वो भी बायफरकेट हुए थे। उसमें से 11 गवर्नर प्रोविंस जो था उसमें से 292 थे, और चीफ कमिश्नर प्रोविंस जो 4 थे उसमें से हर इसमें से एक एक थे। इसके बाद देखिए एज पर पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के हिसाब से जो प्रोविंस थे या फिर प्रिंसली स्टेट थे, दोनों के लोग खड़े हो सकते थे इलेक्शन में। ठीक है, अब ये इलेक्शन में सिख भी थे, मुस्लिम भी थे और जो जनरल लोग वो भी थे। मतलब सबको रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिया गया था। अब इसमें जो वोटिंग सिस्टम था वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के हिसाब से होता था, मतलब जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता था उस तरह। अब ये बात तो जाहिर है कि हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। अब यहाँ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है तो यहाँ भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड ही थे। मतलब कि जो राजा है वो नॉमिनेट कर सकता था। मतलब ये हमारे देखिए ऋतिक रोशन कह रहे कि आई हैव पावर टू नॉमिनेट। ठीक है, तो यहाँ हमें बस एक बात याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी। ठीक है, इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड, और इलेक्टेड कौन थे? बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, तो सिर्फ इलेक्टेड नहीं थे और नॉमिनेटेड नहीं थे, इलेक्टेड भी थे और नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड बट डायरेक्ट इनडायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद देखिए इलेक्शन का रिजल्ट क्या है। इलेक्शन खत्म होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी है, तो देखिए मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को आपको कंसिडर करना है कि कांग्रेस पार्टी, तो उनको 208 वोट थे। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। ठीक है, और बाकी जो छोटी मोटी पार्टी थी उनको 15 सीट मिली। ठीक है, कांग्रेस को सब में ज़्यादा 208 सीट मिली, मुस्लिम लीग को 73। जिन्ना आप कंसिडर कीजिए कि मुस्लिम लीग के बारे में बोल रहा हूँ, और जो छोटी मोटी पार्टी थी उसको 15 सीट मिले। तो देखिए असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल सेक्शन। ठीक है, उसमें हम कहेंगे कि उसमें छोटे लोग भी थे, उसमें बड़े नाम भी थे, उसमें वुमेन भी थे। तो आपको एक क्वेश्चन है, क्या महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट है? तो उसका आंसर है नहीं, महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट नहीं थे। तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट थे या नहीं थे। तो हमें याद रखना है कि महात्मा गांधी वाज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
इसके बाद देखते हैं हम वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो 9 दिसंबर 1946 को इनकी पहली मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। तो उसमें जो मुस्लिम लीग थी इसने इसको बायकॉट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये मुस्लिम लीग जो है ये पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, इसलिए इन्होंने इसको बायकॉट कर दिया। तो इसके कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए। मीटिंग अटेंडेड बाय 211 मेंबर्स, तो इसको 211 मेंबर्स ने अटेंड किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इलेक्टेड टेम्पररी प्रेसिडेंट। तो देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये सीनियर मोस्ट मेंबर थे, तो इसलिए उनको पहले एज अ टेम्पररी प्रेसिडेंट सेलेक्ट किया गया फर्स्ट मीटिंग के लिए हम कहेंगे। तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ठीक है, परमानेंट। उसके बाद लेटर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट मेंबर बोल के इलेक्ट हुए थे। तो इसको हमें याद रखना है कि टेम्पररी जो प्रेसिडेंट थे फर्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया इसके प्रेसिडेंट बोल के, ठीक है। उसके बाद एस सी मुखर्जी एंड वी टी कृष्णमचारी, इनको दो वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके बाद देखिए 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके कुछ पॉइंट है, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रहना चाहिए कि एक बार आप बुक में से इसको स्टडी कर सकते हैं कि पूरा भारत हमारा है, जो हमारे साथ आना चाहता है वो हमारा, पावर टू पीपल, सेफगार्ड टू माइनॉरिटीज, ये सब चीज़ें, ठीक है, वी आर सोवरन कंट्री। तो इसके कुछ ये पॉइंट्स है, ये हमें याद होना चाहिए। इसके बाद देखिए हम इंडिपेंडेंस एक्ट देखते हैं। तो इंडिपेंडेंस एक्ट कब हुआ था? 1947 को। उसके बाद जो ये बॉडी थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ये सोवरन बॉडी बन गई। इसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सोवरन बॉडी बन गई, इसको दो रोल प्ले करना पड़ता था, एक लेजिस्लेटिव और एक कॉन्स्टिट्यूशनल। तो उस टाइम जब इनकी ये लेजिस्लेटिव मीटिंग जब होती थी, उसके प्रेसिडेंट होते थे जेमी जेवी मावलनकर, ठीक है। और जब इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एज ए ये काम करती थी, उनकी जब भी मीटिंग होती थी, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो हमें ये पता होना चाहिए। मोस्टली यूपीएससी में इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन ये पूछ देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये लेजिस्लेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल दो तरह से काम करती थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, और उस टाइम में उनके जो प्रेसिडेंट थे वो अलग अलग थे। इसके बाद ये कुछ फैक्ट्स है। तो ये नॉर्मली देख आपको ये पता होना चाहिए, ये नॉर्मल जो हमारा बेसिक जीके में आता है। तो देखिए अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग 22 जुलाई 1947। उसके बाद अडॉप्टेड नेशनल एंथम 24 जैन 1950। अडॉप्टेड नेशनल सॉन्ग 24 जैन 1950। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट 24 जैन 1950। तो इससे रिलेटेड, हमारे टॉपिक से रिलेटेड ये कुछ फैक्ट्स है, इसके चैप्टर में इसके बारे में बताया गया है, तो हमें ये सब बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। इसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उस पर कुछ क्रिटिसिज्म भी हुए थे, जैसे कि देखिए नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। किस लिए? क्योंकि इसके जो मेंबर थे ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं थे, तो ये भी इस पर क्रिटिसिज्म हुआ था। उसके बाद नॉट अ सोवरन बॉडी, ठीक है, तो जो ब्रिटिश इंडिया था उन्होंने जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को परमिशन दिया था, इसलिए ये भी इस पे क्रिटिसिज्म किया जाता है। इसके बाद देखिए लॉयर और पॉलिटिकल डोमिनेटेड। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर लॉयर और पॉलिटिशियन से रिलेटेड ही थे। तो ठीक है, जहाँ पे अगर लॉयर और पॉलिटिकल पीपल की ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पे तो अच्छी तरह काम हो रहा था। मगर कुछ ऐसे सेक्शन थे जहाँ पे इनकी ये लॉयर और पॉलिटिकल के सिवा भी कुछ अलग लोगों की ज़रूरत थी, तो वहाँ पे बराबर काम नहीं हो रहा था। तो ठीक है, ये भी एक इस पे क्रिटिसिज्म किया गया था। डोमिनेटेड बाय हिंदूज। तो ये एक रिलीजियस क्रिटिसिज्म था, ठीक है। तो हमने जैसे देखा कि मुस्लिम लीग ने तो बायकॉट कर ही दिया था, तो मोस्टली इसमें हिंदू थे। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग भी प्रोसेस थी। तो जैसे कि 2 साल 11 महीने इसको लग गए इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को, तो कहा गया कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी थी। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस। तो मोस्टली उस टाइम में एक ही स्ट्रांग पार्टी थी, हम जानते हैं कि वो कांग्रेस ही थे, तो उस ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर कांग्रेस के ही रहेंगे। तो इस तरह से अलग अलग क्रिटिसिज्म
हुए थे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। अगर आपको कोई डाउट्स है, आप कोई और दूसरा टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं उस पर आंसर भी दूंगा आपके डाउट्स पे। और आपकी जो भी डिमांड है दूसरी वीडियो की, मैं उसको वो वीडियो बनाने की कोशिश भी करूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।